और इरिवर्सिबल वर्क की। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क में भी हमारे दो केसेस आती है, आइसोथर्मल के केस में देखेंगे या आइडियाबैटिक में देखेंगे, है ना। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हम ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर इरिवर्सिबल वर्क है, चाहे वो आइसोथर्मल कंडीशन में हो चाहे आइडियाबैटिक कंडीशन में हो, वो भी दो कैटेगरी का होता है, फ्री एक्सपेंशन और इंटरमीडिएट वर्क। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। देखिए, मान लो हम लोग इरिवर्सिबल वर्क की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क की बात कर रहे हैं कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क है। ठीक, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको पॉइंट ए पर छोड़ दिया गया, आप यहाँ पर हैं और आपको जाना है बी पॉइंट पर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स डेल्टा टी 0। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं जाना है कि बस सिंगल स्टेप में आप पहुँच गए। आपको क्या करना है, आपको ऐसे चलना है कि सामने अगर कोई यहाँ पर है तो पता ना चले कि ए मूव कर रहा है ना। वो देखे तो हर पॉइंट पे उसको यही लगे कि वो ए अपनी जगह पे, मूवमेंट नहीं दिखनी चाहिए, धीरे धीरे बहुत स्लोली, इसको कहते हैं इनफाइनाइट स्टेप्स में आपको यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप ए से चले और ए से चले तो आपने क्या किया, बी की तरफ बहुत थोड़ा सा स्टेप लिया, बहुत थोड़ा सा स्टेप लिया। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आप धीरे धीरे करके, जबकि देखने वाले को लग रहा है कि आप पहले वाली जगह पे ही हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, पहले वाले जैसे ही हैं, है ना। समझे में नहीं आया कि चेंज कितनी जल्दी हो, कितनी धीरे धीरे हो रहा है। तो इस तरीके से आप ए से बी की ओर आप मूव करने लगे। ठीक है, इनफाइनाइट स्टेप्स में, और पहुंच गए बी पर। करेक्ट। तो अगर इस तरीके से आप चेंज कर रहे हैं कि आपका हर एक स्टेप अपने प्रीवियस वाले के साथ इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि आप रिवर्सिबली मूव कर रहे हैं, मतलब हर एक न्यू स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में है। राइट, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मान लेते हैं कि गैस का जो प्रेशर है, मान लेते हैं कि एक पिस्टन की हम बात करें, ये प्रोसेस एक पिस्टन के अंदर हो रही है इस तरीके से। तो पिस्टन, ये जो गैस का प्रेशर है पिस्टन पर, दैट इज़ पी गैस, वो और जो बाहर से प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, वो दोनों क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, पी के। तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। सपोज़ ये जो पी एक्सटर्नल है ना, पी एक्सटर्नल को बहुत स्मॉल इनफाइनेटिसिमली हमने क्या किया, बहुत स्मॉल वैल्यू के साथ उसको डिक्रीज़ करा दिया। तो जैसे ही डिक्रीज़ कराया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो जाएगा भाई, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होगा ही। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत स्मॉल, dv इतना इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इतना इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि जब वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ हुआ ना और यहाँ पर आया, वो फिर से क्या हुआ, अपने प्रीवियस के साथ इक्विलिब्रियम में चला गया। हर समय वो इक्विलिब्रियम रहता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया फिर इक्वल हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज़ होता रहता है, वो इक्विलिब्रियम में बना रहता है। तो ये बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है ना। तो अब अगर मैं कहूँ कि इस एक सिंगल स्टेप में अब भाई वॉल्यूम यहाँ से यहाँ मूव कर गया और प्रेशर भी थोड़ा सा मूव कर गया, तो अब प्रेशर हालांकि बहुत थोड़ा सा किया है ना, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो वर्क dW इज इक्वल टू कितना होगा, P माइनस dP इंटू dV। ये वर्क डन नेगेटिव में वर्क का ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये हो जाएगा माइनस P/dV। अब ये जो पॉइंट है ना, dP इंटू dV, अब दोनों इनफाइनेटिसिमल स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत, इनको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो dW आएगा हमारा वो आएगा माइनस P∆V। ये तो हमने ये एक वर्क कैलकुलेट किया है सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल इस स्टेप के लिए, इस वर्क की बात है ना, एक इंडिविजुअल ये वाला स्टेप है।
ठीक है, इसके लिए। अब ऐसे ए से बी तक पहुंचने में आपने इनफाइनाइट स्टेप्स लिए हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो ये जो आपने इनफाइनाइट स्टेप्स आपने लिए हैं, तो हर एक स्टेप का वर्क आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना। टोटल वर्क अब ए से बी तक आने में अगर हमें कैलकुलेट करना है, या कहिए कि गैस को यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड होने में जो इनफाइनाइट स्टेप्स में जो वर्क किया है उसने वो कितना है, वो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का मतलब हर एक स्टेप के वर्क को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है V1 से V2, यहाँ तक चेंज हुआ है। ये दोनों लिमिट है, इन दोनों लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो हमको पता है कि dW इज इक्वल टू, हम जानते हैं अभी लिखा था PdV, ठीक है। ये D बहुत स्मॉल चेंज के लिए बताता है। अगर हम इनका इंटीग्रेशन करने हैं V1 और V2 लिमिट के बीच, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में W इज इक्वल टू माइनस V2 V1 PdV। अब क्योंकि हमको पता है कि P की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है, V2 V1 में यहाँ पे हो सकता है nRT बाई P, nRT बाई P, राइट, nRT बाई P dV, ये सब कांस्टेंट है। तो ये सब बाहर आप लिख लीजिए, तो माइनस nRT और यहाँ पे हो जाएगा ln V2 बाई V1, ठीक है। P का 1 बाई P का ये dP होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड मिस्टेक हुआ है, दिस इज़ नॉट P, nRT, P की तो वैल्यू रख रहे हैं ना, nRT बाई V, राइट, nRT बाई V, तो ये V2 बाई V1 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप पुट हटाइए, तो ये हो जाएगा प्लस 2.303 प्लस 2.303 nRT log बेस 10 V1 बाई V2। हमने माइनस साइन रिलीव कर दिया यहाँ से, इसके लिए प्लस साइन चेंज हो गया, माइनस साइन चेंज हो गया प्लस में, ये फार्मूला। अब दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि log V1 अपॉन V2, ये V1 अपॉन V2 मतलब P2 बाई P1 भी होता है, P2 बाई P1। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2.303 nRT log P2 बाई P1, ठीक है। तो ये वर्क कैलकुलेट करना है। अब हम इसको कभी कभी W मैक्सिमम कह देते हैं। W मैक्सिमम क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी मोर देन इरिवर्सिबल वर्क, है ना। तो अब वो हमेशा मैक्सिमम के इक्वल होता है, सबसे ज़्यादा वर्क वही है, इसको कहते हैं W मैक्सिमम, ठीक है। अब दूसरे बात पे आते हैं कि मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल की। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या है, 0 है। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब अगर हमने एक बार ए से बी में किया तो अब ये बी से सी में ए में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट, है ना, ये हमेशा दोनों इक्विलिब्रियम होती हैं। और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में हो जाएगी, है ना। इंटरमीडिएट स्टेप्स कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इरिवर्सिबल, करेक्ट। अब समझिए, ये एक ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है और वो फ्री एक्सपेंशन हो रही है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास सपोज इस तरीके से कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके कोई सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में एक गैस फिल है, यहाँ पे एक नोब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक नोब लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक। अब ये गैस यहाँ से बाहर की ओर लीक हुई और बाहर हमने प्रेशर, जो गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको 0 कर दिया। मान लो ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम में अगर गैस आएगी, बाहर आएगी,
तो उसको अपोज करने के लिए कोई प्रेशर तो है नहीं, तो इस तरीके से जीरो प्रेशर के अगेंस्ट, है ना, नो प्रेशर अगेंस्ट ये एक्सपेंड हो रही है, तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि बाहर कोई प्रेशर नहीं है। तो P इज इक्वल टू ज़ीरो, तो P इज इक्वल टू ज़ीरो वाले एरिया में अगर वॉल्यूम में अगर कोई गैस एक्सपेंड होने जा रही है तो वो फ्री एक्सपेंशन कहलाते हैं, वहाँ वर्क डन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन W इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू ज़ीरो, और जब P इज इक्वल टू ज़ीरो तो क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब ये P ही जीरो हो गया तो W इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल ही होगा, ठीक है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट, दूसरा होता है इसी में इंटरमीडिएट, जिसे एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लिखते हैं W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, P डेल्टा V, है ना, P डेल्टा V, सिर्फ ये लिखा जाएगा W इज इक्वल टू P माइनस P डेल्टा V। अब एक क्वेश्चन जो था कि जो W इरिवर्सिबल है, ये वाला, ये W इरिवर्सिबल है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सिबल, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो बात को समझो। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा है, टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा है, तो जो रिवर्सिबल वाली केस में, समझना इस चीज़ का, जो रिवर्सिबल वाली केस में हम कहते हैं कि P जो है ये इरिवर्सिबल वाले केस में P हमेशा कम होगा उस प्रेशर से जो गैस का है, जिसके जो एक्सपेंड हो रही है उस गैस का प्रेशर हमेशा P एक्सटर्नल से ज़्यादा होगा, गैस का ज़्यादा, तभी तो एक्सपेंड हो रही है धीरे धीरे। और एक बात और कि जो P एक्सटर्नल है वो कभी भी P गैस से ज़्यादा नहीं होगा। अगर P गैस से ज़्यादा हो गया, सपोज यही वाली हम एग्जांपल ले लें, ये कि गैस इधर एक्सपेंड हो रही है, मान लो कोई प्रेशर नहीं था, मान लो यहाँ कोई प्रेशर होता और प्रेशर ज़्यादा होता तो गैस एक्सपेंड होने के बाद कंप्रेस हो जाती। तो जो जिसके अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है, इस P के अगेंस्ट तो वर्क हो रहा है, तो इस P की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो भी होगी वो P गैस से कम ही होगी, क्योंकि एक्सपेंशन होना है। तो इरिवर्सिबल के केस में गैस का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर्ड टू P एक्सटर्नल। तो भाई W डिपेंड करता है P पर, क्योंकि W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब इस P की वैल्यू हमेशा P गैस से कम होगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल केस में ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, P गैस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू P एक्सटर्नल, तभी तो एक स्टेप में चेंज हो जाता है। तो इसका जो वर्क आएगा, वो जो भी आएगा, वो जब हम इरिवर्सिबल की बात करें, जब रिवर्सिबल की बात करेंगे तो इरिवर्सिबल की बात हो गई कि P जो है वो P गैस से काफ़ी कम होता है। लेकिन P रिवर्सिबल की केस में हमें पता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर वो लगभग P गैस के बराबर होता है, P गैस के बराबर, जबकि इसका जो P एक्सटर्नल है वो P गैस से बहुत कम होता है। तो जब P लगभग मैक्सिमम यानी गैस के इक्वल है तो इसका जो वर्क होगा वो भी ज़्यादा है, क्योंकि P एक्सटर्नल ज़्यादा है, P गैस के बराबर है P एक्सटर्नल, जबकि यहाँ P गैस से बहुत कम है P एक्सटर्नल, है ना। तो इसका भी वर्क कम होगा। तो उसका रीज़न है कि P रिवर्सिबल में जो W रिवर्सिबल है उसमें P लगभग गैस के बराबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होता है ना, इसलिए ऐसा होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, रिवर्सिबल में तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इनका कम होता है। चलो अब दूसरी देखते हैं। अब मान लीजिए हम बात करते हैं एडियाबैटिक की, एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक में भी वही दो सेम केसेस होंगी जैसा हमने पहले भी देख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो जब एडियाबैटिक है इसका मतलब कि Q की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब Q की वैल्यू 0 है तो हमें पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो जो W होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा U के इक्वल होगा। वर्क डन इन इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। अब देखो अगर ये वर्क पॉजिटिव है इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। एडियाबैटिक केस की बात कर रहा हूँ मैं। एक और चीज़ ध्यान रखिए, इस केस में जो du/dt का
कॉन्सेप्ट है वो हमेशा CV के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? CV के। तो मैं कह सकता हूँ कि du इज इक्वल टू CV dt, CV dt, du इज इक्वल टू CV dt, ठीक है। और यही चीज़ वर्क के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में W इज इक्वल टू CV dt जो डेल्टा U के इक्वल है, CV dt है ना, क्योंकि यहाँ देखा है ना हमने कि W इज इक्वल टू डेल्टा U। तो जब डेल्टा U की वैल्यू हमारी आ गई CV dt, तो मतलब वही W के इक्वल होगा, ठीक है। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन में है। अब इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में अगर हम रिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल टाइप की, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो देखो, मान लेते कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर है T1 और टेम्परेचर चेंज होकर के जा रहा है T2। ध्यान रखिएगा एडियाबैटिक है तो हीट का कम इंसर्ट आना या जाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी तरीके से वर्क करा के हम सिस्टम का टेम्परेचर T1 से T2 कर दें तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। वॉल्यूम मान लेते हैं V1 से V2 चेंज हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाली केस में हम लोग लिखते हैं कि log ऑफ T2 बाई T1 इज इक्वल टू प्लस R बाई CV log ऑफ V1 बाई V2। यानी अगर T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम V1 है तो अगर टेम्परेचर को T2 कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? V2 हो जाएगा। अगर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है रिवर्सिबल टाइप का तो उसके लिए हम ये फार्मूला तैयार कर सकते हैं, है ना। अगर दोनों टेम्परेचर पता हो या दोनों वॉल्यूम पता हो, एक टेम्परेचर पता हो दूसरा टेम्परेचर बड़े आराम से निकाला जा सकता है। इसको आप लोग अगर इसका सबका हम एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग अगर ले लिया जाए सबका टोटल का, तो हमें मिलेगा यहाँ पे T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा -1। ये जो गामा है, गामा को कहा जाता है गामा इज इक्वल टू CP बाई CV, ठीक है, CP बाई CV, ठीक है। तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है, ठीक। अगर इनको ऐसा लिखा जा सकता है तो बड़े आराम से इस तरीके से हम इसको ऐसे भी क्या लिख सकते हैं क्या कि T2 की इसको हम चेंज कर सकते हैं। T1 यहाँ पे सेम साइड हो रहा है ना, इसको अगर रिवर्स करें तो ये भी रिवर्स हो सकती है। तो इसको यहाँ आएगा T1 बाई T2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? T1 इज इक्वल टू P1V1 और T2 इज इक्वल टू P2V2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? V1 बाई V2 गामा -1। यानी ये टोटल आपके पास बन के आ गया P1V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा, है ना। या तो PV इज इक्वल टू, सिंपल इसको लिख सकते हैं हम लोग, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट के, ठीक है। तो ये हमारा एडियाबैटिक अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो उस केस की बात है, ठीक है। उसके लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही एडियाबैटिक हो बट इरिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की बात हो, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा हो, तो इस कंडीशन में फिर वही बात आ गई कि फ्री एक्सपेंशन होगा पहला। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल दो होते हैं ना, फ्री एक्सपेंशन और इंटरमीडिएट। तो जो फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन वाले में हम लिखेंगे कि फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन में देखो एडियाबैटिक है तो Q इज इक्वल टू 0, है ना। और हमें पहले से पता है कि P इज इक्वल टू 0 होता ही है, तो मतलब W इज इक्वल टू फिर 0 हो जाएगा और डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो जब एडियाबैटिक है तो Q 0 हो गया और फ्री एक्सपेंशन है तो W 0 हो गया, तो टोटल मिलाकर के इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? 0 होगा। और जब ये सब 0 हो गए तो एंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो P भी 0 है, डेल्टा U भी 0 है, तो टोटल मिलाकर डेल्टा H भी क्या होगा? एंथैल्पी चेंज भी 0 ही होगा,
ठीक है। हाँ, अगर दूसरा हम मान लें कि इंटरमीडिएट टाइप का हो रहा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिंपली, अगर एडियाबैटिक इंटरमीडिएट कोई एक्सपेंशन है तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में इसके लिए हम W इज इक्वल टू लिखते हैं CV डेल्टा T dt, CV dt यानी डेल्टा T, है ना, इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे माइनस R P एक्सटर्नल T2 P1 माइनस T1 P2 डिवाइड बाई P1 P2। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इंटरमीडिएट एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो एडियाबैटिक में भी दो होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यानी फ्री एक्सपेंशन और इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में W को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था CV dt इक्वल, और CV dt मतलब R इंटू P एक्सटर्नल T2 P1 माइनस T1 P2 अपॉन P1 P2। ठीक है, तो ये टोटल वर्क के बारे में हो गया, चाहे वो एडियाबैटिक हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, फिर उनमें चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, है ना, दोनों तरीके से।